नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है घर की याद का वाचन करूंगी और बहुत सारे उससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो KVS में आने की पूर्णतः संभावना रखते हैं उनको भी स्पष्ट करूंगी मैं। तो आइए हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यह जो पंक्ति है यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म जो है सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये भी देख लेते हैं। तो प्रमुख सम्मान में है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हुए हैं ये। इनकी मृत्यु जो है सन 1985 में हुई है। इनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनमें प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। जो भवानी प्रसाद मिश्र है उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। जो इनकी रचना है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। सालने का अर्थात सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो ये जो घर की याद कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, यह अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। यह रचना जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने मतलब पीछे बीते हुए दिनों को याद करते हैं। वो जब वो जेल में रहते हैं तो अपने पीछे के दिनों को याद करते हैं, जिसमें उन्हें अपने जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सभी का प्यार जो है उन्हें उस समय याद आता है। और वह श्रावण के महीने में अपने घर वालों को याद करके बहुत दुखी होते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि इस समय मुझे मेरे घर रहना चाहिए था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मैं जेल में हूँ। तो उसी याद में जो है घर की याद नामक इन्होंने रचना की। जो ये घर की याद कविता है इसको देखेंगे तो क्या है इसमें, आगे देखते हैं रचना में। घर की याद।
आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, भुजा भाई प्यारे बहने, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यारे बहने, भुजा भाई प्यारे बहने। तो इसका भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित हैं। कविता जो है वो घर की याद है से उद्धृत है। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है जेल के प्रवास के दौरान लिखते हैं, जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र, उनके मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित हो जाती हैं और वो उसके फलस्वरूप वह जो है कविता लिखते हैं और कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। उनकी पंक्तियों में वो कहते हैं कि आज सचमुच बहुत पानी गिर रहा है, कहते हैं आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आज सचमुच बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। ऐसे में कवि के मन में प्राण घर की याद से घिर जाते हैं, अर्थात कि उनका जो प्राण है वो घर की याद में घिर जाते हैं। तत्पश्चात जो है कवि कहते हैं कि उनका घर बहुत दूर है ना। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि उनका घर बहुत दूर है ना। कह रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा, उनको अपना घर दिखता है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, जो घर मुझसे दूर है वह खुशियों से भरा हुआ घर है ना। तो कभी कहते हैं कि जो घर मुझसे दूर है, सचमुच जो घर मुझसे दूर है वह घर खुशी का पूर है, अर्थात कि वहां जाने पर वहां रहने पर इतनी खुशियां मिलती हैं जो कि सारी खुशियां मतलब उसमें समाहित हो जाती हैं। तो उस घर वह घर जो है खुशियों से भरा पूरा है। बोलते हैं कि उनके घर में चार भाई हैं, घर की घर में चार भाई, उनके घर में जो है चार भाई हैं। मायके में बहन आई, जो उनकी बहन है वो मायके में आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो बोलते हैं कि उनके घर में चार भाई हैं और बहन मायके आई यानी पिता के घर में आई है, मगर अफसोस करते हुए कहते हैं कि उसे मायके आकर दुख ही मिला, क्योंकि उसका एक जो भाई है वह उसकी नजरों से दूर जेल में बंद है। तो कहते हैं कि बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है यहाँ दुख से, कि बहन तो बहुत खुशी खुशी बाप के घर आई है, उस घर में आई है जो खुशी का पूर है, जहाँ खुश मतलब खुशियां भरी हुई हैं, पूरी हुई हैं, वहां पर वो आती है। लेकिन हाय रे परिताप के घर, बहन आई बाप के घर, अर्थात कि बहन जो है बाप के घर आती है लेकिन हाय रे परिताप के घर, परिताप का अर्थ है दुख, तो वो वहां पे आके भी दुख पाती है। तो क्या कहते हैं, घर के घर में सब जुड़े हैं। वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि घर जो मेरा घर है उसमें जो है सभी लोग आपस में इतने जुड़े हैं, इतने मिले हैं कि सब की इतने कब जुड़े हैं, अर्थात कि ऐसा लगता है
कि जो है वो कभी 4 भाई 4 बहन हैं, ठीक है, 4 बहन और 4 भाई कवि हैं। तो कहते हैं कि सभी के सब आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात कि उनमें अथाह प्रेम है। 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। कहते हैं कि 4 भाई और 4 बहन है, और मेरी भुजाएं अर्थात कि मेरा बल, मेरा भाई और मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, स्नेह का भंडार कौन है? तो वह बहन है। तो अब इसके आगे देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। तो इसको देख लेते हैं। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि उनकी माँ जो है, कहते हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, उनकी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है, और दुख में वह गढ़ी मेरी। तो जो उनकी माँ है, इनके जेल चले जाने से और विभिन्न कारणों से वह दुखी है। माँ की जिनकी गोद में सिर, तो माँ जो है उनकी, जो उनकी माँ है, उनके जब अपनी माँ के सिर में गोद रख लेते हैं, गोद में सिर रख लेते हैं, तो रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो कहते हैं कि जब मैं अपने माँ के गोदी में सिर रख लेता हूँ तो फिर दुख मुझे किस बात का, कोई सारे दुख भाग जाते हैं, है ना। माँ की जिनकी स्नेह धारा, माँ जो उनकी है वो कहते हैं कि माँ की जिनकी स्नेह धारा, मेरी माँ का जो स्नेह है, मेरी माँ का जो प्रेम है, वो कहते हैं कि मेरी माँ का जो प्रेम है, स्नेह है, वो इतना व्यापक है, यहाँ तक भी पसारा है ना, यहाँ तक भी पसारा। मेरी माँ का स्नेह इतना ज्यादा है कि वो इस जेल में भी मेरे साथ में है, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरी माँ का जो स्नेह है, वो मेरे मेरे माँ का स्नेह मेरे जेल तक में भी, अर्थात कि मेरे लिए शक्ति उत्पन्न करता है, अर्थात कि इतना व्यापक है कि जेल में भी मुझे अनुभव मतलब हो रहा है कि मेरी माँ का स्नेह मुझे मिल रहा है। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, यदि वह लिखना जानती तो उसका पत्र भी मेरे पास आ जाता और मैं उससे पढ़ पाता। तत्पश्चात अब कवि अपने पिता की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहता है, आगे देखिएगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो पिताजी हैं वो जो है वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न है ना। पिताजी जिनको बुढ़ापा, अपने पिताजी की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं। बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी उनके आसपास नहीं भटकता। पिताजी आज भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। तो जो पिताजी हैं उनके, वो कहते हैं अपने पिताजी के लिए कि मेरे पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं और शेर के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। उनकी आवाज आज भी दमदार है, मानो बादल गरज रहे हों। उनके पिताजी वो कहते हैं कि मेरे पिताजी आज भी जब काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाए, अर्थात वे अत्यधिक तेज गति से काम करने का दमखम रखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि काम में झंझा लहरता गजरता लरजता, काम में झंझा लरजता। तो अब आगे देखते हैं।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। खूब मुदगर हिला हो लेकर मुठ उनकी मिला लेकर। कहते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। खूब मुदगर हिला लेकर मूठ जिनकी मिला लेकर, उनकी मिला लेकर, है ना। जबकि नीचे आए होंगे नैन से जल छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यारे बहिने। खेलते या खड़े होंगे नजर उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो इस जो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनके अर्थ को भी देख लेते हैं। जो जेल के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही है और मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित हो गई थी, तो कहते हैं कवि कि अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज वे जो उनके पिता हैं, पिता के बारे में कह रहे हैं कि आज वे पिता जो हैं, यहाँ देखिएगा अभी आपको दिखेगा कि आज गीता पाठ करके, जो उनके पिता हैं आज गीता पाठ करके 260 दंड अर्थात की उठक बैठक लगाकर व्यायाम करने के उपकरण अर्थात के मुग्दर को हिलाकर वह उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे से आए होंगे तो उनकी आंखों से आंसू छलका होगा। उनकी जो आंखों से आंसू जो है छलका होगा। देखिए यहाँ है ना, नयन जल से छाए होंगे, है ना। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। वो कहते हैं हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं कि मुझे याद करके मेरे पिताजी जो है उनकी आंखें जो है नम हो गई होंगी और पानी बहुत गिर रहा है और घर की याद भी बहुत आ रही है। घर में चार भाई चार बहनें हैं, चारों भाई भुजाएं हैं तो बहन प्यार है, अर्थात भाई भुजा के समान कर्मशील और बहन जो है प्रेम और स्नेह का भंडार है। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवें यानी मेरी याद आई जरूर होगी। कभी कहता है कि बुढ़ापे तो एक क्षण के लिए भी पिताजी के पास नहीं भटकता, लेकिन वे मेरा नाम लेकर अवश्य ही रो पड़े होंगे, है ना। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, अर्थात मुझे याद करके जो है वो अवश्य रो पड़े होंगे। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनके पड़े होंगे। अर्थात कि जब भाइयों को और बहनों को देखे होंगे तो उन्हें मेरी अवश्य याद आई होगी, किसको, उनके पिताजी को, है ना। आगे देखते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक ही है यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो अब आगे की पंक्ति को हम देखेंगे, पहले इसका भाव स्पष्ट कर लेते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जो पांचवा हूँ वो मैं अभागा हूँ, वो पांचवा मैं अभागा हूँ।
तो वो बोलते हैं कि अपने पिताजी का पांचवा भागा पुत्र मैं ही हूँ। वे उनके साथ नहीं है, लेकिन पिताजी की नजरों में सबसे प्यारे हैं, अर्थात कि वो सबसे प्यारे थे भवानी प्रसाद मिश्र। जब भी घर में कभी कवि के बारे में चर्चा चलती तो उनके पिताजी भावुक हो जाते। कवि कहते हैं कि आज पिताजी को अपने सोने जैसे बेटा अर्थात तुच्छ लगा होगा, अर्थात कि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि आज उनका जो सोना जैसा बच्चा है, स्वर्ण बेटा जो है, उन्हें लगे होंगे हेटे। तो वो जो उनका बेटा है वो हेटे लगे होंगे, अर्थात कि उन्हें तुच्छ लगा होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं उनका जो है मैं सुहागा बेटा हूँ, अर्थात कि उनके, क्योंकि मैं अभाग्य बस जो है सबसे प्यारा बेटा उनसे जेल में बैठा हूँ, उनसे दूर जेल में बैठा हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, और माँ ने कहा होगा कितना दुख कितना बहा होगा। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो है उनकी माँ, जो कवि की माँ है, कहते हैं कि जो है उनकी माँ कहती है कि और माँ ने कहा होगा, क्या कहती है, उनकी माँ जो कवि की माँ है, माँ ने पिताजी को समझाया होगा और समझाते हुए वक्त उनके मन में और भी बहुत दुख हुआ होगा, बहा होगा। माँ की आंखों से आंसू की धारा जारी रही होगी, वह पिताजी से कह रही होंगी कि जेल में बहुत अच्छा है भवानी, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, अर्थात माँ जो है दुखी होकर के भी अपने मतलब पति को सांत्वना दे रहे हैं, अर्थात कि भवानी मिश्र जी के पिताजी को सांत्वना दे रहे हैं। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। कहते हैं कि वहां आप किस लिए आंखों से आंसू बहा रहे हैं, वहां तो भवानी बहुत अच्छा, वह तुम्हारा नाम समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर। वो कहती हैं कि बहाने कोई जरूरत नहीं है, वह आपके बताए मार्ग पर ही तो अग्रसर है, अर्थात मन समझकर और अपनापन समझकर। वो कहती हैं कि वो तुम्हारा मार्ग ही तो समझ करके उस पर चल रहा है, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो। जो उनकी माता जी हैं वो अपने पति को समझा रही हैं, ये तुम्हारी ही परंपरा है और ठीक भी है। आगे कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कहती हैं, यदि वह आगे बढ़कर पीठ दिखाता या वापस आता तो मेरे लिए लज्जा की बात होती, है ना। कहती हैं कि अगर वो पाँव जो पीछे हटाता को मेरी ले जाता, किस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे। और बच्चे तो कहते हैं कि अगर वो चले आते तो मेरा जो दूध है वो लजा जाता, पीठ मेरा लजा जाता, इसलिए वो नहीं आया, वो जेल में चला गया, तो ये अच्छी बात है, वो अपनी परंपरा पर चल रहा है ना। तो वो भागा नहीं, वो अपना पीठ नहीं दिखाया, तो इसलिए वो बहुत अच्छा वो भवानी ने काम किया। तो कहती हैं कि जो है तुम इतने कमजोर मत बनो, अगर तुम इतने कमजोर बनोगे रोओगे तो और भी बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे और वो भी रोएंगे। आगे देखते हैं क्या है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरि सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना, चाहते हैं लोग कहना मत मत करो कुछ शोक कहना। तो माँ की बातें सुन करके जो पिताजी है ना, उन्होंने अपने मन में सारी पीड़ा को समेटते हुए कहा, माँ की बातें जब सुनते हैं उनके पिताजी तो वो कहते हैं पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। माँ की बातों को सुन करके जो पिता है अपने दुख को समेट लेते हैं और कहते हैं कि मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही अपना धीरज खो रहा हूँ,
कवि कहता है कि सावन को संबोधित करते हुए कहता है, रे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कहता है कि ये सजीले पावन सावन, तुम पुण्य पावन हो, तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसाना। वे अपने पांचवें बेटे की याद में दुखी न हूं। आगे कवि कहते हैं कि वह मजे में है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। कवि कहता है कि वियोग से मेरा जीवन दुखमय हो गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। कवि आगे सावन को संबोधित करते हुए कहता है, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कहता है कि तुम बरस लो, लेकिन जो हमारे पिता माता उनकी आंखों से बरसना, आंखों से आंसू नहीं बरसना चाहिए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। वो कहते हैं कि मैं मजे में हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाकी तो मैं ठीक हूँ, मजे से हूँ। वो कहते हैं कि वियोग में मेरा जीवन दुखमय हो गया है। जो कवि है वो कहते हैं मेरा जो वियोग में है मेरा जीवन दुखमय हो, किंतु बस ये यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। वो श्रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में न बताना। तुम उन्हें धीरज देते हुए कहना कि तेरा बेटा जेल में भी लिख पड़ रहा है। उन्हें कहना कि यहाँ काम कर रहा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। उसे अनेक लोग चाहते हैं। उनसे कहना वे शोक न करें। तो कहते हैं ना कि उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आगे देखते हैं क्या है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। रे सजीले हरे सावन, रे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, पांचवे को वे न तरसे, पांचवे को वे न तरसे। आइए इसके भाव देख लेते हैं हम। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। जो सावन है उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे माता पिता से कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, अर्थात कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उन्हें यह न कह देना कि मैं डूबते सूर्य की भांति अस्त हूँ, अर्थात कि मैं अस्त नहीं हूँ। मैं कातने में, अर्थात कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं अब मेरे पिताजी से कह देना कि मैं मस्त हूँ और सूत कातने में व्यस्त हूँ। वजन मेरा जो है 70 शेर का हो गया है, अर्थात कि मेरा वजन जो है 70 शेर है, और मेरे पास जो है खाने पीने के ढेर सारे भोजन भी रहते हैं। आगे कभी कहता है कि यहाँ जो है खेलता कूदता हूँ और दुख का सामना भी डट कर करता हूँ। मैं यहाँ मस्त हूँ। उन्हें यह न कह देना कि मैं डूबते सूर्य की भांति अस्त हो गया हूँ। आगे पुनः कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे घर वालों को मेरी सच्चाई मत बता देना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कवि कहता है कि मेरे घर वालों को मेरी सच्चाई मत बता देना। उन्हें यह ना बताना कि मैं देर रात तक जागता हूँ और आदमी से दूर भागता हूँ। उन्हें यह मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ। यह भी ना बताना कि मैं चिंता
मैं इस तरह डूब जाता हूँ कि खुद को भूल जाता हूँ। तुम देखना, सावधानी से बातें करना, उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं दुखी और चिंतित हूँ, ऐसा भी मेरे पिताजी को मत कहना। कह न देना, मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। देख ना, कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। इस प्रकार जो है वो कहते हैं कि मैं दुखी और चिंतित हूँ। तत्पश्चात कवि जो है सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले, हे हरे भरे सावन, तुम पुण्य पावन हो। तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। वे अपने पांचवें बेटे के याद में दुखी होकर के न तरसे। तो इस प्रकार जो है कविता का भाव यहाँ समाप्त होता है। और प्रस्तुत पाठ जो है भवानी प्रसाद मिश्र की जो है घर की याद कविता से लिया गया है। और इसमें जो है घर के मर्म उद्घाटन जो होता है, घर का जो प्रेम होता है, उसकी याद में भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने भाव को एक दिशा दी है रचना के माध्यम से। और श्रावण जो है उनका आग्रह, सावन से वो आग्रह करते हैं और सावन उनका जो है दूत बना हुआ है, अर्थात कि श्रावण को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अब आगे कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। पानी की रात भर गिरने और प्राण बन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? देखिए, आपने अभी पढ़ा है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण बन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो पानी गिरना अर्थात वर्षा का होना है। तो मन में प्रसन्नता का भाव जगा जाता है जो पानी है ना। तो वर्षा के कारण किसी अपने से मिलने की इच्छा मन में अगर जागृत हो जाती है। प्राण मन के गिरने का आशय है कि मन से उदास या दुखी होना। तो जो जब पानी गिरता है तो वहां अपने घर की याद आ जाती है कवि को। और इसी कारण जो है घर से अलग होने के कारण जो उसके मन में दुख, उसके अंतःकरण में सक्रिय होता है, उसी का संबंध यहाँ पे प्राण मन के गिरने से तात्पर्य है। मायके आई बहन की के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? तो परिताप का अर्थ है कि दुख का घर है ना। उसका भाई जेल में है, वह विवाह के पश्चात अपने मायके आई है और परिवार में आकर के उसे खुशी, जो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब वो देखती है कि मेरा भाई वहां नहीं है और अपने भाई को घर में ना पाकर वह दुख से भर जाती है, क्योंकि जो उसका भाई है वह जेल में बंद है। इसके लिए घर में जो है शोक का माहौल था। इसलिए जो मायके बहन आई थी, कवि ने घर को परिताप का घर कहा, दुख का घर कहने का यही कारण था। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है कवि ने? तो आपको स्पष्ट होगा कि उसके पिता जो है वो सच्चे देशभक्त और बहादुर इंसान थे। और पिताजी वृद्धावस्था के पड़ाव पर पहुंच गए चुके थे, है ना। लेकिन अब भी उनके जो अंदर युवा अवस्था और उत्साह जो है विद्यमान था। पिताजी स्वस्थ शरीर वाले थे और वो लंबी दौड़ लगाने में सक्षम भी थे। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जना थी और पिताजी के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट पसरी रहती थी। कवि का ये कहने का तात्पर्य है, कवि जी ने अपने पिता के भाव व्यक्तित्व को भी यहाँ पे स्पष्ट किया है। और उन्होंने बताया कि उनके पिता मौत से डरते नहीं थे, है ना। वो बहुत सक्षम व्यक्ति थे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है ना। बस शब्द के प्रयोग में विशेषता बताइए। किंतु बस यह बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बस का जो तात्पर्य है, बस मतलब है जो है कि बस का प्रयोग यहाँ 4 बार किया गया है। देखिए, बस ऊपर एक बस है, नीचे 2 बस, 3 4 4 बस है ना। तो चारों बसों का अर्थ अलग अलग है। घर नहीं हूँ बस यही बस का तात्पर्य यहाँ पे केवल इतनी सी वार्ता है कि घर में नहीं हूँ, है ना। इतनी सी बात पर बस मतलब इतनी सी बात। तो और दूसरे में देखिए, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसमें बस का 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ। पहली बार बस का प्रयोग मजबूरी या व्यवस्था के लिए है, दूसरी बार बस का प्रयोग जो है कारण के लिए है। बस इसी बस से सब विरस है। इस पंक्ति में बस का प्रयोग निरस्ता या उदासीनता का भाव जो है व्यक्त कर रही है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि यहाँ सब कुछ होने के बाद भी बस अपनों का साथ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियों को बड़े अच्छे से और सरलता और सहजता से हमने देखा। दोस्तों, ट्रिकली वीडियो पाने के लिए जो भी आप जितने भी केवीएस में लगे हुए पाठ्यक्रम हैं, उनको संपूर्ण पाठ को स्मरण करने के लिए और संपूर्ण पाठ से प्रश्नोत्तरी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़िए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में दोस्तों पुनः मिलेंगे नई रचना के साथ। और
नए प्रश्नों के साथ।